सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडरोज में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। होपफुली आपने 1 to 4 चैप्टर्स की वीडियो देख ली होगी, और अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आपने मुझसे कमेंट में पूछ लिया होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले ये काम कीजिए, क्योंकि तभी आपको आगे बढ़ने का फ़ायदा है। तो अब आप शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सबसे पहले मैं चैप्टर के नेम से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नेम कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब इस बात का हमें मतलब समझना है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? अपने पास जितने भी नेचर है उनके पास दो रिसोर्सेज हैं। हम अगर रिसोर्सेज की बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे चाहे इसमें लाइफ स्टॉक ही क्यों ना हो गया, हॉर्सेज आ गए, अपने बुलोक कार्ट्स में जो बुलोक्स होते हैं वो सब आ गए, या फिशरीज आ गई अपनी, या हम खुद ह्यूमन बींग्स आ गए, ये हम सब है बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक में आएंगे जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब रिसोर्सेज। अब हमारे पास बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर एक इकोनॉमी राइज कर रही है, मतलब टाइम टू टाइम डेवलप कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ह्यूमन रिसोर्सेज का होगा। क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, उनका खुद ब खुद कुछ यूज़ नहीं होने वाला जब तक ह्यूमन बींग्स उनको यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं मशीनरी ला के अपनी फैक्ट्री में रख दूँ तो क्या मैं ये एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि हाँ मेरी इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा, मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल वर्क नहीं करेगी, जब तक लोग खुद अपनी मेहनत नहीं करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे, तब तक मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स का हमें पता लग गया कैसे यूज होना है। अब ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर स्किल्स, देयर जो भी उनको पर्टिकुलर उनके जो स्किल्स कह सकते हैं हम, या पर्टिकुलर जो उनके इंटरेस्ट एरियाज है जिसमें वो मास्टरी है उनकी सबसे ज़्यादा, उन सब चीज़ों को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके रखें तो हम उसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एनी इकोनॉमी इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब बात आती है फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है, मतलब कि उनके स्किल्स को, उनकी जो हमारे रिसोर्सेज है उनको बढ़ाना है इंडिया के अंदर। तो आज हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं इस चैप्टर में पूरे चैप्टर की वीडियो एक ही वीडियो में आपको खत्म करके बता दूंगा। आपको अच्छे से समझना है सारा चैप्टर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट 1 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो सब मैं आपको बताता चलता जाऊँगा। बस आपका काम ये है कि अगर आपने वीडियो देखनी शुरू करी और यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचे हो तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए के ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। पूरा एक बार खत्म करो वीडियो, फिर उसके बाद अगला काम शुरू करना कोई भी। तो अब आप स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन का मतलब देखें तो हम एजुकेशन का मतलब रखता है कि कोई पर्सन है, अगर वो एजुकेटेड है तो उसकी हायर अर्निंग कैपेसिटी होएगी, वो बेटर सोशल स्टैंडिंग और प्राइड होएगी। इसका मतलब क्या है? सोसाइटी में एक उसका अच्छा स्टेटस होएगा, और साथ ही साथ सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज टू अंडरस्टैंड, मतलब जो भी उसके पास उसके आसपास चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, या टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, उन सब के चेंजेस को वो समझ सकता है अगर वो पर्सन एजुकेटेड है। अगर वो पर्सन एजुकेटेड नहीं है तो उसके लिए ये सब पॉलिसीज वगैरह को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब अपनी डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी आई थी। डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर जब करेंसी नोट बैन हो गए थे, तो उसके अंदर जो भी एजुकेटेड लोग थे उनको नॉलेज थी, उनको पता था किस तरह से एक्ट करना है, पर जो अनएजुकेटेड लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो एजुकेशन का मतलब ये हो गया। सच लास्ट हमारा आता है स्टिमुलेट इनोवेशंस। स्टिमुलेट इनोवेशंस का क्या मतलब है? अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो एक ही काम को करने के अलग अलग नए तरीके ढूंढ सकता है, उनसे इजी तरीके ढूंढ सकता है, या कोई प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे कि ओला कैब है। अब लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो उन्हें आसानी से टैक्सी नहीं मिलती थी, उन्हें ऑटोज़ वगैरह, रिक्शाज वगैरह आसानी से नहीं मिलते थे। तो जिस वजह से उन्होंने एक कंसेप्ट डिराइव किया ओला कैब का, जिसके अंदर आप घर बैठे अपने फ़ोन से कैब बुक करा सकते हैं। तो देखो, इससे लोगों की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, जिस वजह से एजुकेशन की वजह से एक लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। इसका मतलब है इनोवेशन को स्टिमुलेट किया गया। ये सब चीज़ें एजुकेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपसे यहाँ पूछा व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। मैंने आपको बताया ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें ना दो चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है।
अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो आपको उसमें पता होगा दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, स्टोक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट। स्टोक कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम पर्टिकुलरली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब 11:10 पे, या आज 21 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल 21 तारीख को हमारे पास ये ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है, तो वो होता है स्टॉक कैपिटल, स्टॉक वो, ठीक है, स्टॉक कंसेप्ट। अब अगर हम पढ़ें फ्लो कंसेप्ट के अंदर आता है जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे कि मैं मेजर करना चाहता हूँ कि 2017 से 2019 के बीच में कितने ऐसे पर्सन्स थे जिनकी मतलब कोई भी जो पास्ट उनका एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे वो अपनी अर्निंग से अच्छा अर्न कर पाए, मतलब वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए इन द फॉर्म ऑफ इनकम। तो अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ और मैंने 2 साल का पीरियड लिया है तो वो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। या मैं चेक करूँ कि अर्निंग ऑफ पर्सन्स ड्यूरिंग अ ईयर, फुल ईयर, मतलब एक साल के अंदर कितनी अर्निंग है, या ये सब चीज़ें जो इसमें हम पूरा टाइम इंटरवल के साथ मेजर करते हैं उन्हें हम कहेंगे। जैसे प्रॉफिट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, हम पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसी वजह से वो एक फ्लो कंसेप्ट है। अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल की क्या क्या सोर्सेज है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मैं यहाँ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे आगे हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, हम किसी पर्सन की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम उसकी किसी पर्टिकुलर स्किल की, उसकी किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज की, उसकी पर्टिकुलर जो स्किल है उसमें मास्टरी को और इन्हांस कर रहे हैं। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी से लेके उसकी स्पीकिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ हम उसका डेवलप कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप खुद सोचो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। मैं सोचूं अगर, तो हो सकता है हम उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है हम उनकी किसी स्किल में ट्रेनिंग कराएं उनकी, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकें, हो सकता है हम उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी ला के दें, हो सकता है हम उनके हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करें, हो सकता है हम उन्हें अलग अलग टाइप के सेमिनार्स वगैरह अटेंड कराने के लिए भेजें। तो चलो अब पढ़ते हैं क्या क्या सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। सबसे पहले आ गया इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। देखो, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। वो क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो उसके पास बहुत सारे फायदे हैं इन कंपैरिजन टू जो पर्सन एजुकेटेड नहीं है। जैसे अब आप भी एजुकेटेड है, मैं भी एजुकेटेड हूँ, क्योंकि हम पढ़ पा रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो हमें बेसिक नॉलेज है। इसका मतलब है कि हमने सोसाइटी में एक प्री डिफाइंड जो हम कहें स्टेटस पहले ही अर्न कर लिया है, जो कि है एजुकेटेड होने का। अगर हम और फ्यूचर में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं और मास्टर्स या और से अच्छी डिग्रीज करते हैं तो उससे हमारा सोशल स्टेटस और ज़्यादा इंप्रूव होएगा। तो अभी फ़िलहाल हम एजुकेटेड हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं जो अनएजुकेटेड पर्सन नहीं समझ सकते। जैसे सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए समझना मुश्किल है, पर हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं, ओके। तो ये सब बातें, अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन अगर एजुकेटेड है तो वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकता है, ये सब। नेक्स्ट हमारे पास सकता है और बहुत तरीके हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, तो जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ या इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ हम गए, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, माइग्रेशन करा के इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम सारा कुछ ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ की, तो आप खुद सोचो, यहाँ पे क्वेश्चन भी बना है, हु कैन वर्क बेटर। आप खुद सोचो, एक सिक पर्सन, एक बीमार पर्सन, या एक पर्सन विद साउंड हेल्थ, अच्छी खासी हेल्थ वाला पर्सन, उन दोनों में से कौन सा पर्सन ऐसा है जो अच्छे से काम कर सकता है? क्या हेल्थी वाला या सिक वाला? तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आंसर आ गया होगा हेल्थी वाला पर्सन। हेल्थी पर्सन ऐसा पर्सन है जो आसानी से अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकता है, इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है, या इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जबकि एक सिक पर्सन सिर्फ एक लाइबिलिटी बन के रह जाता है, और बल्कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो हमें पता लगा कि सिक पर्सन से अच्छा हेल्थी पर्सन काम कर सकता है। अब पर्सन को हेल्थी रखने के लिए उसके हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, एक्सपेंडिचर करना, अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है इंपॉर्टेंस
इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ की। अब हम किस किस तरह से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है बच्चों को ताकि उन्हें पर्टिकुलर डिसीज पोलियो ना हो। ऐसे ही किसी भी पर्सन को हम अलग अलग टाइप की वैक्सीनेशन दे सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है, तो हम कोविड-19 ना हो इस वजह से वैक्सीन ले लेते हैं कोविड-19 की। तो ये होता है वैक्सीनेशन, जिससे हम पर्टिकुलरली किसी डिसीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूरेटिव मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो एक पर्सन को डिसीज हो चुका है, अब उस डिसीज को ख़त्म करने के लिए जो उसको मेडिसिन दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को बुखार होता है तो वो फीवर की मेडिसिन ले लेता है, तो वो है क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को वो डिसीज़ हो रहा है, उस डिसीज़ से आगे बचने के लिए या उस डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने जो मेडिसिन लिया है उसे हम कहेंगे क्यूरेटिव मेडिसिन। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम मेडिसिन कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं, हेल्थ और हाइजीन के बारे में उन्हें बताएं, सैनिटेशन उनका प्रॉपर रखें, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दें, वो जिस जगह में रहे वो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो ताकि कोई डिसीज़ वगैरह उन तक ना फैले। तो ये सब होता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेडिसिन, सेकंड पे आता है हमारा क्यूरेटिव मेडिसिन, थर्ड पे आता है हमारा सोशल मेडिसिन। अब ये हमारे डिफरेंट टाइप के हेल्थ एक्सपेंडिचर थे। अब हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ, तो मैं आप चाहूँगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ बेस्ट तरीके से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसीलिए हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन लग रहे हैं, जो पर्सन एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की मैं टाइम टू टाइम ट्रेनिंग का ध्यान रखूँगा। ट्रेनिंग का ध्यान क्यों रखूँगा? ताकि वो अच्छे से काम अपना परफॉर्म कर सकें। उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये सब ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये सब मैं उनको दे सकता हूँ। अच्छा, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी हो, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ में ट्रेनिंग चैप्टर पढ़ा हो, मतलब स्टाफिंग के अंदर आता है ये, तो आपको इन सब के बारे में डीप नॉलेज होगी। फिलहाल आप ये समझो कि हम उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स के नाम बताए हैं आपको। बहुत अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, पर कोई मर्जी ट्रेनिंग देना जिससे उसकी जॉब की स्किल में इंप्रूवमेंट है, उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? अब कोई पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहा है इन सर्च ऑफ वर्क। अब रूरल एरियाज में माना इतना वर्क नहीं है, तो लोगों को अर्बन एरियाज में माइग्रेट करना पड़ता है। अर्बन एरियाज में उनके पास बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। अब कोई पर्सन अगर रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में आके काम कर रहा है, वहाँ पे अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसको बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ जो वो काम कर रहा है उसमें धीरे धीरे करके वो एक्सपर्ट बन जाएगा, जिस वजह से वो इन फ्यूचर भी अपना लाइवलीहुड सस्टेन करके रख सकते हैं। तो माइग्रेशन से जहाँ पर्सन लो वेज पे काम करता है रूरल एरियाज में, या प्राइमरी वर्क करता है एग्रीकल्चर या लैंड एक्टिविटीज़ जैसा, उसको कुछ ऐसा काम भी मिल सकता है जिससे उसकी स्किल में इंप्रूवमेंट आए, वो कोई पर्टिकुलर स्किल को भी आगे परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बताएंगे हम कि अगर ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, अलग अलग जो हमारे एसोसिएशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में सब में इन्फॉर्म करते हैं, उनकी स्किल्स वगैरह को एनहांस करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोवाइडिंग देयर इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ उनके जो रिसोर्स हैं या उनका पोटेंशियल है उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए या कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है, ये सब चीज़ जा सकती है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। हम सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये सब चीज़ जाती है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब एक हमारे पास आता है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। देखो, फिजिकल कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो कि सबसे पहले तो नॉन लिविंग है, कोई लिविंग उसका एक्सिस्टेंस नहीं है। साथ ही साथ फिजिकल कैपिटल का यूज़ तब तक नहीं होएगा जब तक ह्यूमन कैपिटल अपना कंट्रीब्यूशन ना दे। और ह्यूमन कैपिटल तो आपको पता है कि स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर या इन एन इकोनॉमी, ठीक है, तो ये तो होता है ह्यूमन कैपिटल। अब आती है फिजिकल कैपिटल की बात। फिजिकल कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन में यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई अपनी, नट बोल्ट टूल्स वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब फिजिकल कैपिटल है। एक हमें इसमें ये बात बतानी चाहिए मोबिलिटी की। ह्यूमन कैपिटल देखो,
ह्यूमन कैपिटल सबसे पहले तो हमें पता है, अगर किसी पर्सन के पास कोई स्किल है ना, हम ऐसे नहीं कर सकते भाई तू मुझे अपनी स्किल ट्रांसफर कर दे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम ऐसा, ठीक है। जबकि फिजिकल रिसोर्सेज के केस में ये हो सकता है, अगर किसी 2 फार्मर के पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो तीसरे अपने फ्रेंड से जिसके पास ट्रैक्टर है वो बोरो कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जबकि ह्यूमन कैपिटल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं किसी को कहूँ कि किसी पर्सन के पास बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल है, भाई तू मुझे अपनी स्किल थोड़े टाइम के लिए दे दे ताकि जो भी मेरा स्पीच कॉम्पिटिशन है उसमें मैं फर्स्ट आ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल है अपने ओनर से, जबकि फिजिकल कैपिटल को हम सेपरेट कर सकते हैं अपने ओनर से। अब आता है हमारे पास एक मोबिलिटी का कंसेप्ट। फिजिकल कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल होती है, मतलब कि फिजिकल कैपिटल को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन कैपिटल। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे मेरे पास मान लो वीडियो एडिटिंग की स्किल है, तो मैं उस वीडियो एडिटिंग की स्किल को बाहर के किसी देश में या किसी और स्टेट के किसी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया एकदम, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल मोबाइल नहीं होता, जबकि फिजिकल कैपिटल मोबिलिटी होती है फिजिकल कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हु कंट्रीब्यूट्स मोर टू नेशनल इनकम। ज़्यादा नेशनल इनकम को कौन कंट्रीब्यूट करता है, अ वर्कर, अ फैक्ट्री वर्कर, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एनरोल्ड बंदा हम लगा सकते हैं, डॉक्टर्स, ये लॉयर वगैरह ये सब। तो आपका आंसर ऑब्वियस ही होगा कि लॉयर, डॉक्टर्स, ये सब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल अच्छी है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे सकती है, ठीक है। अगर एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी, यानी हमारी जीडीपी अच्छी, मतलब हमारी कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट कर रही है। तो इसीलिए हमें पता लगता है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा बढ़िया ह्यूमन कैपिटल उतना ज़्यादा बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस पेज के अंदर ना हमें यही बताया होगा कि कैसे हम ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब एक ना यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्रूड डेथ का। अब मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बता रहा हूँ जिसमें आपको डाउट आ सकता है, क्योंकि आपके यार मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप पूरा चैप्टर कर रहे हो तो मतलब आपको एक एक चीज़ चैप्टर की अच्छे से पता हो, जब आप इसको खुद पढ़ने लगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आता है क्रूड डेथ के ऊपर। क्रूड डेथ ऐसी मतलब उन लोगों की डेथ होगी जो एक्सीडेंट की वजह से 1 ईयर के अंदर जितने लोग एक्सीडेंट की वजह से मरे हैं उसे हम कहेंगे क्रूड डेथ, ठीक है। तो ये एवरेज गिवन है कि कितने % लोग या कितने टाइम्स लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो हमें बताना चाहिए जो एक जर्मन बैंक है जिन्होंने अपनी ग्लोबल ग्रोथ रिपोर्ट वो हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड करी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इंडिया जिस पेज से आज ग्रोथ कर रहा है उसी पेज से अगर आगे मूव ऑन करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जो कि था कि वो इंडिया लगभग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स के वर्ल्ड के 4 मेजर ग्रोथ सेंटर के बीच में से एक पोजीशन होल्ड कर रहा होगा बाय द ईयर एंड 2020, मतलब 2020 के एंड में। हालांकि सिनेरियो कुछ और हो गया, कोविड-19 आ गया जिस वजह से इकोनॉमी और रिसेशन में चली गई। ये सब चीज़ें हम फिलहाल अगर क्या पता कि अगर ये सब चीज़ें ना होती तो हो सकता था इंडिया हमारे 4 मेजर डेवलपमेंट ग्रोथ सेंटर्स के अंदर चला जाता, पर फिलहाल अभी हम कुछ इसके बारे में एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो हमें पता होना चाहिए ये एक तो फैक्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिसेंट रिपोर्ट के अंदर जो कि थी इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी में, उन्होंने बताया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होएगी जो कि आज अगर $1000 है तो इन फ्यूचर उसकी पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम इंक्रीज होकर हो जाएगी $3000, ठीक है ना। 2020 में तक $3000 हो जाएगी, ठीक है। अब ये सिर्फ फैक्ट है, ये सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। अब आता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का। देखो हमें ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम लगती है, ह्यूमन कैपिटल भी और ह्यूमन डेवलपमेंट भी, बट इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मकसद है लोगों की सारी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जबकि ह्यूमन कैपिटल का मेन मकसद है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करना किसी भी पर्सन को। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले सैनिटेशन वगैरह के लिए, हेल्थ वगैरह के लिए या और सब चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पे अलग अलग बॉडीज़ बनाई हुई है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, विलेज पंचायत, ये सब
ये सब हमारी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है ताकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अच्छे से ह्यूमन कैपिटल के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट अच्छे से किया जा सके और कंट्री भी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। एजुकेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बनाया हुआ है? NCERT, जिसकी बुक में से फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि जितने भी जैसे हमारा CBSE बोर्ड, HBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, ये सब बोर्ड्स होते हैं। तो जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर जो मेन हेड होता है जिनकी गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं UGC बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एडिटिंग वगैरह का काम है, वो सब AICTE प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ICMR, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है, वेल डिफाइंड बॉडी है, इसके थ्रू अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे में बनाई हुई है हमारी कंट्री के अंदर, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है लोगों की। अब मैंने आपको बताना था, अगर आपके पास NCERT है तो आप इस टॉपिक को मत पढ़ना, ये टॉपिक सिलेबस में से बहुत पहले से कट चुका है। मैं बता देता हूँ, ये वाला पेज, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला पेज, और उसके लास्ट तक हमारे पास आता है ये वाला पेज। ठीक है, ये सब हमारे सिलेबस में से कट चुका है, आप इसे मत पढ़ना। ठीक है, अगर आपके पास NCERT, अगर आपके पास कोई और बुक है तो आपको पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा बुक में अपने कि ये वाला टॉपिक कौन सा है, ये काफ़ी टाइम पहले हमारे सिलेबस में कट गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे क्या फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर में अंदेशा है, ये क्या हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल का बिहेवियर, या किस तरह से ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने वाली। देखो, सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टिंक्ट ड्रीम, मतलब कि हालांकि गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स चलाई एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हर एक पर्सन के पास एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, बट उनका रिजल्ट इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं आया। एजुकेशन एक अभी भी ड्रीम है बहुत सारे लोगों के लिए, अभी भी बहुत सारे लोगों को तक एजुकेशन पहुंची नहीं है, बहुत सारे लोगों को एजुकेशन के बारे में इतने अच्छे से पता भी नहीं है। तो एजुकेशन फॉर ऑल अभी एक लंबा ड्रीम है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। देखो, हमारे इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वुमेन को इतना अच्छा राइट नहीं दिए जाते, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें ढंग से काम नहीं करने दिया जाता, ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। जेंडर इक्वालिटी, हालांकि पहले से हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन इंक्रीज हो चुकी है, अच्छा हो चुकी है, सुधर चुकी है सिचुएशन, बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की फ़िलहाल अभी भी ज़रूरत है, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं स्कीम्स चला सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्टेप्स ले सकते हैं ताकि किसी भी वीमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जेंडर इक्वालिटी पहले से सुधर गई है, फिर भी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दें अपनी इकोनॉमी में से। नेक्स्ट हमारे पास आता है हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स। देखो, लोग अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो वो लोअर लेवल तक की 10th 12th एलिमेंट्री एजुकेशन बस ये लेके ख़त्म कर देते हैं, बट जो हायर एजुकेशन होती है, जो हायर कोर्सेज होते हैं, हायर डिग्रीज होती है, उनमें बहुत कम लोग इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन एनरोल करते हैं, जिस वजह से हमारी कंट्री इतने ज़्यादा अच्छे से ह्यूमन रिसोर्सेज को फॉर्म नहीं कर पा रही, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा नहीं कर पा रही। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 101% रिप्लाई करूँगा। अगर यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे अपने कमेंट देके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।